जय हिंद मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। आपने जो लक्ष्य तय किया है उसके प्रति आप निरंतर तत्पर होंगे। मेरा मतलब यह है आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। तो कहने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप एक्सेप्ट करिए। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला में मैं आपको जो कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं, या हम कहें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, उनके बारे में इस सेशन में जानेंगे। और विशेष करके हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति से कहा जाता है, इनके बारे में जानेंगे। इनके क्या लाभ हुए, क्या हानियां हुई, इन सब के बारे में बेहतर तरह जानेंगे। और जो संबंधित क्रांतियां हैं एग्रीकल्चर से, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। मित्र, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सेशन पूरा देखें। एक क्लास नंबर मेरी 29 नंबर 28 है, इसका पार्ट 1 बना चुका हूं। ये पार्ट 2 है, इसका एग्रीकल्चर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 बना चुका हूं, चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए। बगैर देरी किए चलते अपने सेशन की ओर। तो आप लोग हेडिंग बनाइए मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। कृषि से संबंधित क्रांतियां, कृषि से संबंधित क्रांतियां। 1 सेकंड लिखिए। कृषि से संबंधित क्रांतियां। मतलब रिवॉल्यूशन। पहले आपको यह पता होना चाहिए क्रांति किसे कहते हैं। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि क्रांति किसे कहा जाता है। तो क्रांति का मतलब होता है मित्र चेंजिंग, बदलाव। जैसे पहले आपने देखा कि अपने देश में वर्ष आज से लगभग 25 साल पहले दूरसंचार के क्षेत्र में कोई खास क्रांति, मतलब कोई खास बदलाव नहीं था। लेकिन आज के समय 2025 में देखेंगे कि दूरसंचार क्षेत्र में आपने देखा कि सब हर व्यक्ति के पास, चाहे वो कितना भी लोअर परिवार से क्यों ना हुआ, उसके पास एक एंड्रॉइड फोन है, जिससे वो अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से कर लेता है। तो दूरसंचार के क्षेत्र में वर्तमान समय में एक गजब की क्रांति आई हुई है, एक गजब का बदलाव हुआ है। ये जो बदलाव है मित्र, इसे ही क्रांति कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में मित्र बदलाव हुआ था। इसे हम लोग कह सकते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति, जिसमें सबसे पहले रिवॉल्यूशन का मतलब जानेंगे आप कि क्रांति का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, चेंजिंग, बदलाव, बदलाव है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब जरा ध्यान दें, सबसे पहले हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो हरित क्रांति के बारे में बहुत बेहतर तरह से जानते हैं? पहली क्रांति का मतलब है के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन बच्चों, हरित क्रांति। पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो हरित क्रांति शब्द है मित्र, ये किसने दिया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द है मित्र, ये सबसे पहले किस व्यक्ति ने अपनी जुबान पे लेकर के आया था? तो ध्यान रखना, एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के, विलियम वर्ड। विलियम वर्ड मतलब चिड़िया मत समझ लेना आप लोग, भाई नाम है इनका। इन लोगों के नाम इसी तरीके के होते हैं। विलियम वर्ड,
अब आप ये कहेंगे हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले दुनिया में कहां पर हुई थी, तो आपको कुछ जानकारी है वो शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉन वॉरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का पिता, जनक, माता सब कुछ कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है, नॉन वॉरलॉग। और इनका जो रिसर्च सेंटर था वो मैक्सिको में था। जो कृषि का रिसर्च सेंटर था वो मैक्सिको में था। तो मैक्सिको में रह करके इन्होंने कुछ गेहूं के ऐसे पौधे का निर्माण किया, एक जेनेटिक तरीके से ऐसे पौधे का पौधा बनाया जो नाटा था, मतलब छोटा। कोई भाई अगर सेशन को देख रहा है, अगर छोटा हो, नाटा हो, तो मित्र बुरा मत मानना मेरे भाई, ठीक है, उनसे मैं माफी मांगता हूं। तो उन्होंने एक नाटे पौधे का क्या किया, जेनेटिक्स तरीके से, आनुवांशिक तरीके से क्या किया, निर्माण किया, जो अत्यधिक मात्रा में गेहूं क्या करता था, उत्पादन करता था। जिससे विश्व में क्या हुआ, अमेरिका में गेहूं के उत्पादन में बहुत तेजी आ गई। लेकिन अपना देश क्या था उस समय मित्र, अपना देश उस समय स्वतंत्र हुआ था। हम लोग अनाज के मामले में अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका की नीयत जो यूएसए है, यूएसए की नीयत जैसे आज है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसी तरीके से रूस में रही है। और अमेरिका की नीति हमेशा ये रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमेशा झगड़ते रहें और उसके हथियार बिकते रहें, उसका टारगेट। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को तुरंत क्या दे देता है, उधारी में वेपन्स उपलब्ध करा देता है। हम लोग अनाज के मामले में अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका की नीयत सही नहीं थी, वो हमें तमाम शर्तों के साथ क्या करता था, अनाज देता था, वो भी बहुत कम मात्रा में, जितनी हमें डिमांड करते थे। हमारी जो देश की पॉपुलेशन थी उसके आधार पर अमेरिका उतना नहीं देता था, और देता भी था वह सड़ा गला हुआ अनाज हम लोगों को, गेहूं देता था मित्र। तो नॉन वॉरलॉग ने विश्व स्तर पर अनाज के उत्पादन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति जो शब्द है, इसके जनक कौन है, तो विलियम बर्ड है मित्र, याद रखें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे संबंध नोट करिए मेरे साथ, नोट करेंगे आप मेरे साथ मित्र। हरित क्रांति का जनक नॉन वॉरलॉग को माना जाता है। नॉन वॉरलॉग को माना जाता है। और जो यूएसए की थी, कहां के थे, यूएसए की, इस बात को भी ध्यान रखना, पूछा गया है कि किस देश के थे, तो यूएसए के थे, अमेरिका के थे। इनका जो रिसर्च सेंटर था, जो अनुसंधान केंद्र था, वो मैक्सिको में था मित्र। मैक्सिको देश देखा है आपने? अरे वैसे नहीं मित्र, वर्ल्ड की मैप पे, दुनिया के नक्शे पर आपने शायद मैक्सिको कंट्री नहीं देखा हो, तो अभी देख लीजिए मैक्सिको कहां है। आप दुनिया का मैप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंटल है। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, उसमें आप देखना मैक्सिको सिटी, मैक्सिको जो कंट्री है वो इस तरह पतला सा आपको दिखाई दे जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। अर्थात जो नॉन वॉरलॉग थे मित्र, इन्होंने अपना जो कृषि से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र था वो कहां पर था, मैक्सिको में था। और नॉन वॉरलॉग ने क्या किया, यहीं पर अपना रिसर्च सेंटर में ही एक क्या किया, एक गेहूं के, अनाज के क्षेत्र में गेहूं के एक नाटे पौधे का जेनेटिक्स तरीके से प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया उसका।
तो ये सारी बातें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। चलो मैं अगली स्लाइड लेता हूं। नॉन वारलॉग ने क्या किया था? नॉन वारलॉग ने उन्नत किस्म के बीज गेहूं के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज उन्नत किस्म के बीज और बीजों का आनुवांशिक तरीके से आनुवांशिक, जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, विकास किया। क्या किया? विकास किया। आनुवांशिक रूप से किसका क्या किया मित्र? विकास किया। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस जो आनुवांशिक रूप से जिस पौधे का इन्होंने विकास किया था उसे HYV कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HYV। क्या कहा जाता है मित्र? HYV कहा जाता है। इसे इसको हिंदी में कहते हैं उन्नत किस्म के बीज। उन्नत किस्म के बीज। अंग्रेजी वाले भाई इसकी अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं हाई, HIGH, यील्डिंग डिंग वैराइटीज। हाई यील्डिंग वैराइटीज इसकी फुल फॉर्म होती है मित्र। इसे कहते हैं उन्नत किस्म के बीज। और मित्र ये जो बीज था वो गेहूं का था। तो गेहूं का मित्र एक नाटा पैदा था। गेहूं का एक नाटा पौधा, नाटा पौधा क्या था मित्र? गेहूं का एक नाटा पौधा था मित्र। ठीक है। अच्छा, इन्होंने नॉन वारलॉग ने इतना बड़ा काम कर दिया कि दुनिया में गेहूं के या अनाज के क्षेत्र में वृद्धि हो गई, उत्पादन वृद्धि हो गई। इसी कारण इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जब ये बात दुनिया में फैल गई तो वर्ष 1970 में एक घटना घटती है बहुत गजब की कि इनको 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट अलग से लिख लेना मतलब, क्योंकि पूछा जा सकता है। वर्ष 1970 में नॉन वारलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा जाता है कि नॉन वारलॉग को किसके क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चा अच्छा फैक्ट है मेरे दोस्त साथी, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नॉन वारलॉग को वर्ष 1970 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारे फैक्ट मित्र आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? हरित क्रांति का परिणाम क्या निकला कि विश्व में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो गई। क्या हो गई?
वृद्धि हो गई। क्या हो गई मित्र? वृद्धि होगी। इसका परिणाम ये निकल के आया। अब हम लोग चलते हैं भारत की ओर मित्र। कहां चलते हैं? भारत की ओर चलते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लिखेंगे भारत में हरित क्रांति। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? कोई भाई बता सकता है? उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जब भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई थी उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आप क्या बताएंगे? ईमानदार से जानते हुए बताएं, तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है मेरे दोस्त, तो होता ऐसा है, उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। उस समय योजना अवकाश चल रहा था। योजना अवकाश। और योजना अवकाश का टाइम पीरियड है वो क्या है? योजना अवकाश का टाइम पीरियड है वो क्या है? तो ध्यान रखना, 1969 से 66 से 69, ये मित्र इसका टाइम पीरियड है। इसी समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन मित्र हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब से हुई थी। तो आप बताएंगे योजना अवकाश के समय। और योजना अवकाश का टाइम कब था? 1966 से लेकर के 1969 तक था मित्र। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो भारत में हरित क्रांति थी वह एक कार्यक्रम उस समय भारत में चल रहा था। मतलब मेरा यह है, भारत सरकार द्वारा उस समय एक भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिससे कृषि के क्षेत्र में लोग अधिक मात्रा में जागरूक हों। साथ साथ सरकार द्वारा, उस समय केंद्र सरकार द्वारा जो भी साधन दिए जा रहे हैं किसानों को, उनको ठीक तरीके से प्रयोग करें। अच्छा, उस कार्यक्रम का नाम पूछ लिया जाता है कि ये वो कौन सा कार्यक्रम था जिसके तहत हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी। तो जरा नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है IAD और P, IADP मतलब IADPG। ठीक है, कुछ समझ चुके होंगे, कुछ भाई समझदार हैं। IADP, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताएंगे? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए अंग्रेजी में तो क्या बताएंगे? आई से होता है इंस्टीट्यूटिव, इंस्टीट्यूटिव। आई से होता है इंस्टीट्यूटिव। ए से होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। डी से होता है डिस्ट्रिक्ट। प्री से होता है प्रोग्राम। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोई भाई बता सकता है? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। क्या कहते हैं? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम। मेरे दोस्त समझिए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम से IADP कहा जाता है, इंस्टीट्यूटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। इसी के तहत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अब ये बताइए, जो IADP है
यह भारत में कब शुरू किया गया था, इसका आरंभ कब हुआ था? जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये कब आरंभ हुआ था, कब भारत में ये कार्यक्रम लाया गया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1960 से लेकर के 61 के बीच में आया था। वर्ष 1960 और 61 के बीच के तहत आया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि भारत के 7 राज्यों सेलेक्ट किए गए थे। आईएडीपी जो कार्यक्रम था, इसके तहत 7 भारत के राज्य सेलेक्ट किए गए थे और उन राज्यों में से 7 ही जिले सेलेक्ट किए गए। उन राज्यों में से 7 जिले थे और प्रत्येक में से एक एक जिले का सिलेक्शन किया गया था। इसमें अपना उत्तर प्रदेश भी था। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले का चयन किया गया था और अलीगढ़ जिले में जो अमेरिका में जो बीज बनाए गए थे आनुवांशिक तरीके से, उनका परीक्षण किया गया था। यहां पर उनको ला करके उनका प्रयोग किया गया कि यहां की इंडिया की जलवायु में वे अच्छे किस्म के जो पौधे हैं वो किस तरीके का अनाज उत्पन्न करते हैं या नहीं करते। तो मित्र, हमें उस चीज का 100% फायदा हुआ। मतलब वो हमारा जो प्रोग्राम था, बीज लाए गए थे, उनसे क्या हुई, अनाज अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये इसी योजना के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत ये हरित क्रांति लाई गई थी। इसके तहत भारत के 7 राज्यों का चयन किया गया था। चयन किया गया और 7 राज्यों में 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया। जिलों का चयन हुआ। उत्तर प्रदेश का यूपी था, हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। यूपी का अलीगढ़ था मित्र, अलीगढ़ जिला था। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहेंगे, इन सब में सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्ति ने दिया था? तो उनका नाम है मित्र एमएस स्वामीनाथन। सर्वाधिक योगदान ये सब करने में, ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री डायरेक्ट आके करेंगे, ये सब कार्य करने में एक व्यक्ति थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे भारत में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो गई। पहले जो हम लोग अमेरिका पर निर्भर थे, वो निर्भरता अब धीमे धीमे खत्म हो गई। और ये खत्म करने में किस व्यक्ति का योगदान था? वो नाम है एमएस स्वामीनाथन का। इसलिए एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। मित्र, अच्छा फैक्ट है। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन की मृत्यु वर्ष 2023 में हुई है और 2024 में मेरे साथी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न सम्मान है, जो देश का सबसे बड़ा और ऊंचा सम्मान है, उससे इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। उम्मीद है इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। बताइए कहां समझ में नहीं आई? अब जरा हम लोग हरित क्रांति की ओर चलते हैं मित्र। हरित क्रांति
भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा? तो ध्यान रखना, हरित क्रांति सबसे पहले जो आरंभ हुई थी आरंभिक क्षेत्र उत्तर भारत था। क्या था? उत्तर भारत। उत्तर भारत। और उत्तर भारत में मित्र अगर राज्य पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या था मित्र? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां पर हरित क्रांति के, यहां पर जो किस्म, अच्छे किस्म के बीज लाए गए थे, यहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं और चावल, हम कह सकते हैं अनाज के उत्पादन में क्या हो गई मित्र? वृद्धि हो गई। इससे क्या हुआ? अनाज के उत्पादन में, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गई, वृद्धि हो गई। अनाज के उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि होगी। अब जरा जो हरित क्रांति है मित्र, इसकी क्या क्या विशेषता रही? हरित क्रांति की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता रही? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली विशेषता तो इस मित्र इसकी यह रही कि जो गेहूं था, चावल थे, इसके उत्पादन में क्या हो गई मित्र? वृद्धि हुई। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं नंबर 1 डाल करके, यही वाला फैक्ट लिख सकते हैं, अनाज के उत्पादन में वृद्धि। दूसरा फैक्ट क्या हुआ? जब अनाज के क्षेत्रों में वृद्धि हुई तो उस समय भारत में, जब हरित क्रांति शुरू हुई थी भारत में, उस समय भारत में क्या होता था? दाल अत्यधिक मात्रा में होती थी। जो दलहन की खेती थी वो अत्यधिक मात्रा में होती थी। पहले आपने भी सुना होगा, तुम्हारे जो दादा बाबा होंगे उस समय, पता कीजिएगा अगर वो हैं इस समय मतलब आपके सामने, तो वो भी बताते थे कि हमारे समय लाला दाल बहुत उगती थी, दाल बहुत खाते थे हम लोग। तो हर जब अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी तो जो दलहन वाल संबंधी जो कृषि थी उसके उत्पादन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो लिख सकते हैं दलहन के उत्पादन में कमी हुई। कमी हुई। क्या हुई? कमी हुई। किसके उत्पादन में? दलहन के उत्पादन में। पूछा गया फैक्ट है। इसके साथ साथ और इसकी विशेषता क्या है? अत्यधिक अत्यधिक उन्नत किस्म, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। बीजों का प्रयोग होने लगा। अधिक उन्नत किस्म के बीजों का मित्र क्या होने लगा? उपयोग होने लगा। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने उस समय कुछ ऐसे कृषि संबंधित उपकरण बना दिए थे, जैसे ट्रैक्टर हुआ, कल्टीवेटर हुए, गांव की भाषा में अनाज को ढोने के लिए ठेली बोलते हैं हमारे तरफ। तो भाई आपके यहाँ क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठेली बनाई, हैरो बनाई। मतलब यह है कि कृषि संबंधित आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होना शुरू हो गया। नोट कर सकते हैं, कृषि से संबंधित आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण
जैसे ट्रैक्टर वगैरह हुआ का प्रयोग, का मतलब प्रयोग होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ 5वें नंबर पर लिख सकते हैं जो उर्वरक खाद होते हैं, क्या होते हैं, उर्वरक खाद होता, फर्टिलाइजेशन होता है, उसका प्रयोग भी होना शुरू हो गया। तो लिख सकते हैं ताकि कृषि के उत्पाद, अनाज के उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो उर्वरक उर्वरक एवं कीटनाशक, कीटनाशक मतलब जानते होंगे, पहले आपने सुना होगा कि टिड्डियां आती थी या टिड्डियां वगैरह आती थी, वह फसलों को चौपट कर देती थी, सब नुकसान कर देती थी। या बहुत से खेती में कृषि का जो पौधा होता है उसमें कीड़े लग जाते थे, जिससे पौधे का विकास नहीं हो पाता था। जिससे विकास नहीं होगा उसका पौधे का, तो कंडीशन ये बनेगी कि वो अच्छी पैदावार उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे कोई बच्चा है बचपन से बीमार हो जाता है, तो देखा होगा पतला दुबला हो जाता है, तो उसकी भविष्य की कल्पना क्या कर सकते हैं अगर ठीक से मेडिसिन नहीं कराई जाए उसकी। तो वही कंडीशन एक पौधे की होती थी। इसके लिए भारत सरकार ने अच्छे खाद, जिसे अंग्रेजी, उस समय अंग्रेजी खाद कहते थे, मतलब जैसे यूरिया हुआ, फास्फोरस हुई, पोटास हुआ, इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। इसके साथ साथ अच्छी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग करना मित्र क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग ठीक है मित्र। और इसके साथ साथ देखा गया सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना मित्र क्या की गई, आरंभ की गई या शुरू की गई। तो सिंचाई परियोजना मित्र ये क्या की गई, ये भी शुरू की गई इसी हरित क्रांति के तहत। मित्र एक बात है, हरित क्रांति का मतलब केवल ये नहीं था कि अधिक मात्रा में, मतलब अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करें। इसने कई प्रकार के इन सब साधनों का क्या कर दिया था, विकास कर दिया था मित्र। इसके साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं बहुफसलीय कार्यक्रम चलाई गई। मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल भी उसी के साथ बोना। जैसे आपने देखा होगा जो गेहूं के खेत होते हैं ना, गेहूं के हम लोग गेहूं कर देते हैं, लेकिन उसकी जो क्यारी होती है, जैसे मेड़ बोलते हैं गांव की भाषा में, उस पर सरसों डाल देते हैं। या फिर बाजरे के खेत में हम लोग खुत्ती बोलते हैं, जिसे ग्वार कहा जाता है, उसे डाल देते हैं। तो एक साथ दो फसल का प्रोडक्शन करना, ये कार्यक्रम चलाए गए थे मित्र। ये हरित क्रांति की मित्र क्या है, विशेषता है, जिसे मैंने बताने का प्रयास किया। अच्छा, अब क्या हुआ, हरित क्रांति की विशेषता मैंने आपको बता दी। अब हरित क्रांति के लाभ लिखिए। हरित क्रांति के लाभ, क्या क्या फायदा हुए इससे, लाभ और हानि दोनों लिखेंगे आप। हरित क्रांति के लाभ और हानि। क्या लाभ हुए मित्र, तो सबसे पहले लाभ मित्र यही हुआ, अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत अनाज के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, चाहे कुछ भी करिए, जैसे पकौड़ा तलिए, समोसे तलिए, अपना खुद का बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सेल्फ आत्मनिर्भर बनिए। तो भारत उस समय अनाज के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, बन गया। क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। इसके साथ साथ जो कृषक थे भारत में उस समय, किसानों की आय में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी, कृषकों की आय में
कि आय, जिसे हम लोग इनकम कहते हैं, आय नहीं मित्र, आय इनकम में वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। कृषकों की आय में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी मित्र। और उसके साथ साथ भारत, जब एक बात बताइए, जब लोगों को भरपूर भोजन मिलने लगेगा तो जो कुपोषण संबंधी समस्या है वो सॉल्व होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। तो भारत कुपोषण जैसी भयंकर महामारियों से मुक्त होने लगा। तो भारत कुपोषण महामारी से मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया, हो गया। क्लियर मेरे दोस्त? ये तो बच्चों हरित क्रांति से क्या हुआ? ये लाभ हुआ। लेकिन कुछ हरित क्रांति से मित्र हानियां भी हुई हैं। कुछ हरित क्रांति से क्या हुई है? हानियां भी हुई हैं। तो लिखिए हरित क्रांति से हानियां। हानि क्या हुई है? जरा ध्यान दें। नंबर 1, मैंने आपको इसमें एक फैक्ट बताया था कि इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत रहा था। उत्तर भारत के जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर अनाज के उत्पादन वृद्धि होने लगी। लेकिन साउथ इंडिया है, जिसे हम लोग अपना दक्षिण भारत कहते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों को छोड़ करके शेष भारत में हरित क्रांति से कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा मेरे भाई। तो लिख सकते हैं क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया भारत में। क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। क्लियर? इसके साथ साथ मैंने बताया था कि कृषि में, खेती में अनेक उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जो भूमि थी, जो कृषि भूमि थी, वो कैसी हो गई? बंजर होने लगी थी। क्या होने लगी? बंजर होने लगी। तो लिख सकते हैं भूमि क्या होने लगी? बंजर होने लगी। क्या होने लगी? भूमि बंजर, या हम लोग कह सकते हैं लवड़ी होने लगी। लवड़ी होने लगी मित्र। तो हरित क्रांति के बारे में मित्र जो जो कंडीशन थी, इन्हें मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है हरित क्रांति से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोगों को मेरी गुजारिश ये है कि एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेशन को सबसे पहले कंप्लीट देख लें। इसके बाद अब मैं ऑपरेशन फ्लड और जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं वो कराऊंगा। सेशन पे नहीं हो, सेशन को भाई सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई, आप मुझे अपना भाई माने, गुरु माने, गुरु मत मानिए, भाई मान लीजिए, बड़ा या छोटा कुछ ही मान लीजिए, आपकी निर्भरता है, आपकी सोच पर निर्भरता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं मित्र। अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑपरेशन फ्लड की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो मित्र दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है। इसे हम कह सकते हैं दुग्ध क्रांति। जैसे क्या कह सकते हैं? दुग्ध क्रांति कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, दुग्ध क्रांति का मतलब क्या है? ये भारत में क्यों लाई गई? ये इसलिए लाई गई
कि दूध के उत्पादन में वृद्धि हो, क्या हो, दुग्ध के उत्पादन में मित्र क्या हो, वृद्धि हो। तो लिख सकते हैं दुग्ध क्रांति का मतलब यह होता है कि दूध के उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। क्या करना, वृद्धि करना, इसका टारगेट लाया रखा गया दुग्ध के उत्पादन में। हालांकि ऐसा हुआ भी, आज जो भारत है अपना, आज जो इंडिया है मित्र अपना, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। भारत है मित्र, वो दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। आप लोग अलग से फैक्ट याद कर लेना भाई, पूछा जाए तो बता सकते हैं आप इस तरीके से। अच्छा ये बताइए, जो ऑपरेशन फ्लड है या दुग्ध क्रांति है, इसका भारत में जनक किसे कहा जाता है? कोई मेरा दोस्त बता सकता है इसका जनक किसे कहा जाता है? बताने का प्रयास करें, ईमानदारी से जानते हुए बताएं कि दुग्ध क्रांति का जनक इंडिया में किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो लिख सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का बच्चों क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में दुग्ध क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका जो आरंभ है वह वर्ष याद कर लेना, वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में भारत में दुग्ध क्रांति क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भारत में? तो याद रखना, इसकी शुरुआत भारत में गुजरात राज्य से हुई थी। कहां से हुई थी? गुजरात राज्य से इसका आरंभ होता है। कहां से होता है मित्र? गुजरात राज्य से होता है। यह फैक्ट बना है आपके एग्जाम। अब बताता हूं, जब इसकी शुरुआत होती है तो भारत में एक सहकारी समिति का गठन किया गया था। किसका मित्र? एक सहकारी समिति का गठन किया गया था। उस समय एक सहकारी समिति का गठन किया गया था। कहां पर? गुजरात में। और इस सहकारी समिति का नाम क्या था? अमूल था मित्र। क्या था? अमूल। अमूल, इसे हिंदी भाषा में भी अमूल लिखते हैं। अमूल। आज मैं जानता हूं पूरा इंडिया अमूल दूध पीता है, पूरा इंडिया अमूल दूध पीता है। अच्छा, अमूल की फुल फॉर्म क्या है? कोई भाई बताए, अमूल की फुल फॉर्म बताने का प्रयास करें। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मित्र, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो अमूल है मित्र, इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी भारत में? बता सकते हैं कोई? अमूल की स्थापना भारत में बहुत पहले हुई थी, जब हमारा देश स्वतंत्र होने के कगार पे था, वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में स्थापना कब हुई थी? 1946 में थी। लेकिन कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी स्थापना? कहां पर हुई थी? तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में। और गुजरात के आणंद में। आणंद बच्चों एक स्थान है। कहां पर? आणंद में, गुजरात में जी। आणंद में बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अमूल डेयरी की। और इसके डायरेक्टर
किसको बनाया गया था पता है तुम्हें? इसका जो डायरेक्टर है वो किसे बनाया गया था? तो इसके जो डायरेक्टर है मूल के, वो बने थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। निर्देशक बोलते हैं इन्हें, निर्देशक बोलते हैं। वो कौन बने थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें दुग्ध क्रांति का भारत में क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उम्मीद है तेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो आगे चलें मित्र। इसके दुग्ध उत्पादन से संबंधित भारत में अनेक कार्यक्रम चलाई गई थी। भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से एक कार्यक्रम बहुत पूछा जाता है, एनडीडीबी, जिसका नाम क्या है? एनडीडीबी। क्या नाम है? एनडीडीबी। और मित्र जानकारी के लिए बता दूं, इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है मित्र। इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, भारत में दुग्ध क्रांति का आरंभ इसी के तहत किया गया था। भारत में दुग्ध क्रांति का आरंभ इसी कार्यक्रम के तहत हुआ था। ठीक है, आप लोग अलग से नोट कर लेना कहीं पर। एनडीडीबी कार्यक्रम के तहत, जैसे हम लोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहते हैं बच्चों। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था? ये जो एनडीडीबी कार्यक्रम है ये भारत में शुरू कब हुआ था? तो वर्ष 1965 में बच्चों ये आरंभ होता है। क्या होता है? आरंभ होता है। ठीक है, कब? वर्ष 1965 में। और इसके भी बच्चों ये किसने शुरू किया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे बच्चों। यहां तक मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अच्छा, जब भारत में से दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई तो इसके लिए एक रिसर्च सेंटर खोला गया। इसके लिए एक रिसर्च सेंटर खोला गया ताकि भारत में अच्छी किस्म की गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो दूध देती हैं, एक उन्नत किस्म की, जैसे अमेरिका की जर्सी गाय है, वो 3 टाइम दूध देती है और दूध भी बहुत अधिक मात्रा में देती है भारतीय गायों की अपेक्षा। हालांकि भारतीय गायों की मैं अवहेलना नहीं कर रहा, क्योंकि पुराणों के अनुसार गाय को माता माना गया है मित्र। लेकिन दुग्ध के उत्पादन में अमेरिका की गाय भारतीय गाय से बेहतर है। मेरा कहना का मतलब ये है। इस के लिए भारत में एक रिसर्च सेंटर खोला गया। रिसर्च केंद्र, जिसका नाम है एनडीआरआई। क्या नाम मित्र? जिसका नाम क्या है? एनडीआरआई। आरआई, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो मित्र। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान।
ये बच्चों इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? तो हरियाणा का करनाल है मित्र, करनाल, हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में मित्र, याद रखना। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मित्र ध्यान रखना वर्ष 1923 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1923 में। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएं मित्र। विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाते हैं और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाते हैं? इन दोनों के बारे में बताएं। दोनों एग्जाम में आपके आए हुए हैं, बताने का प्रयास करें मेरे साथी, मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, दोनों को व्हाइट पेन से। 1 जून, 1 जून क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस। क्लियर हुआ? 1 जून को हम लोग विश्व दुग्ध दिवस या विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे भाई। और इसके साथ साथ 26 नवंबर को, नवंबर मैंने ऐसे ना लिख दिया बच्चों, ठीक है, 26 नवंबर को, क्योंकि जगह कम है, 26 नवंबर को भारत दुग्ध या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। दुग्ध दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों को आप इसी तरीके से आप लोग याद कर लें बेहतर तरीके से कि 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और जबकि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं मेरे भाई। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, भारत का वह राज्य जो दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है 2025 के डाटा के अनुसार, तो आप बताएंगे प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अपना यूपी है मित्र, अपना नहीं, सबका यूपी है भाई। सॉरी यार, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो, कृषि संबंध और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे पूछा जाए नीली क्रांति। कौन सी मित्र? नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कोई भाई बता सकता है? नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो ध्यान रखना, मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से। अच्छा, इसके जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है मित्र? नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर हीरालाल, हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का, ब्लू रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। याद रख सकते हो। अगली है मित्र पीली क्रांति। अगली कौन सी है? पीली क्रांति। का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, तिलहन उत्पादन से, मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों हुई, राई हुई, तिलहन उत्पादन से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं सरसों, ठीक। अच्छा, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो जनक कहा जाता है वो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। पित्रोदा,
सैम पेत्रोदा को कहा जाता है पीली क्रांति का जनक मित्र। किसको? सैम पेत्रोदा को। उसके बाद लिखिए गुलाबी क्रांति मेरे दोस्त। कौन सी? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान रखना, प्याज से है, जिसे अंग्रेजी वाले भाई ऑनियन कहते हैं, और झींगा मछली से है। एक केकड़ा टाइप का होता है ना, उसे भी लोग खाते हैं, उससे है मित्र। ठीक है, तो प्याज से है, प्याज से और झींगा मछली से है। किससे? झींगा मछली से। अच्छा, इसका जनक, गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। किसको? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, जनक सैम पेत्रोदा है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज से है और झींगा मछली से है। और इसके जनक किसे कहा जाता है? तो बता सकते हैं, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। अब जरा ध्यान दें, अगली लिखिए लाल क्रांति। कौन सी? लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस से है, क्योंकि मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है। हालांकि जब टमाटर पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो ग्रीन होता है, लेकिन आगे चल के तो लाल हो जाता है ना। जब आप खरीदते हो तो हमेशा परिणाम देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? आप वर्ष में कितने कितने पढ़े, कितने भी पढ़े हो आप, लेकिन परिणाम आपका नेगेटिव हुआ तो कोई मतलब नहीं। विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहती है कि आपने कितनी मेहनत की, अगर उसका परिणाम जीरो तो आपकी मेहनत सब जीरो है। एक बात कहूंगा, मैं मोस्टली एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, एक गांव का रहने वाला हूँ। वहां पर मेरे पड़ोस में मेरे चाचा लगते थे। उनकी कंडीशन क्या थी कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब वो हाई स्कूल में थे, हमसे बड़े थे उम्र में। हुआ ऐसा कि जब वो हाई स्कूल में थे, हम कक्षा 6 में थे, तो वो हम 6 में पास हो गए, वो हाई स्कूल में फेल हो गए। लेकिन हमें वो गणित पढ़ाते थे कभी कभी, और वो पूरे दिन पढ़ते रहते थे। छत पे मेज रख लेते थे, उस पर एक चादर बिछा लेते थे व्हाइट कलर का, और बगल में किताब रख लेते थे, और साइड में एक रेडियो रख लेते थे, क्योंकि उस समय रेडियो का बहुत बड़ा फैशन था। आज के समय मोबाइल की तरह से मोबाइल क्रांति नहीं थी। तो वो छत पे दिखाई देते थे। छत उनका बहुत, गांव में छत थी उनकी, सबसे ऊंची थी, तो सबको दिखाई देते थे, पूरे गांव को, कि हाँ वो पढ़ रहे हैं। उनके बहुत बड़े नाम होता था कि वो पढ़ने वाला बच्चा है। लेकिन हम कक्षा 6 पास कर लिया, लेकिन उन्होंने कक्षा हाई स्कूल में फेल हो गए, वो 10वीं फेल हो गए। कक्षा 7 में हम आ गए, 7 हमने पास कर लिया, लेकिन फिर वो कक्षा 10वीं फेल हो गए, हाई स्कूल में फेल हो गए। लेकिन उनकी कंडीशन यही थी, हम कक्षा धीमे धीमे 7, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ गए, हमें वो कक्षा 10 में ही मिली। तो बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि वो दिखावा के लिए निरंतर पढ़ते रहते, दिखावा करते रहते, लेकिन परिणाम उनका जीरो आता है। लेकिन आज भी उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाई, जबकि हम आपके सामने खड़े हुए। तो लाल क्रांति का संबंध किससे मित्र? मांस से है, और किससे है? टमाटर से। किससे है? टमाटर से है मेरे भाई। और इसके जनक कौन है? जनक तो विशाल तिवारी है मित्र, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी बच्चों इसके क्या है? जनक है। नोट करते जाए। अब लिखिए काली क्रांति। कौन सी? काली क्रांति लिखिए मित्र, ब्लैक रेवोल्यूशन। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, क्रूड ऑयल से है, कच्चे तेल से है, जिसमें हम लोग शामिल कह सकते हैं पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम से, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल से मेरे भाई। किससे है? क्रूड ऑयल से। अच्छा, रजत क्रांति लिखिए, अगली लिखिए रजत क्रांति।
अगली लिखिए रजत क्रांति। 1 सेकेंड। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे बता सकते हैं मेरे भाई? रजत क्रांति का संबंध किससे? तो अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। और रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है रजत क्रांति का जनक मित्र। ठीक है। और गोल क्रांति, अगली लिखिए गोल क्रांति। बस खत्म होने वाला है। गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू से मित्र। आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगला लिखिए ग्रे या घूसर क्रांति। ग्रे या घूसर क्रांति, क्रांति का संबंध किससे? ग्रे या घूसर क्रांति का संबंध मित्र फर्टिलाइजर से है, मतलब उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक। उर्वरक जिसे खाद वगैरह कहते हैं ना, उर्वरक से है मेरे भाई। ठीक है। और इसका जनक कैसे कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ लिखिए ब्राउन क्रांति। 9वां नंबर पर ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे? कोई भाई बताए? तो ध्यान रखना चमड़ा उत्पादन से। किससे? चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन। ठीक है। किससे? चमड़ा उत्पादन से है। और कोको उत्पादन से। कोको उत्पादन से। आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? तो सुनहरी क्रांति का संबंध में तो बागवानी से है और शहद उत्पादन से। बागवानी और शहद उत्पादन, शहद उत्पादन से। ठीक है। और सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? कौन सा? सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? तो जूट से। किससे? जूट से मित्र। उम्मीद है ये कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां थी आप सभी भाइयों को क्लियर हो चुकी होंगी। बस सेशन खत्म हो गया। आपको लोगों को ये सेशन कैसा लगा ईमानदारी से जरूर बताएं, क्योंकि आपके भाई ने इस सब के लिए बहुत मेहनत करता है मेरे भाई, और आपसे कुछ नहीं मांगता। मैंने वादा किया है आपको सारी कक्षाएं फ्री दूंगा, निःशुल्क दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ जरूर रिक्वेस्ट शेयर करना, इसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं भाई। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।